आज ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो टीजीटी और पीजीटी में घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, यानी वही क्वेश्चन टीजीटी में आता है और वही क्वेश्चन पीजीटी में आता है। ऐसे क्वेश्चंस को बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक, यानी मशरूम का ऐसा भाग जो ऊपर दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में आया और पीजीटी में भी 2004 में आया था। तो इसका आंसर होगा बी, बेसिडियोकार्प कहलाता है। बेसिडियोकार्प। आप लोगों को बता दें कि मशरूम कई प्रजातियों में आती है, यानी इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं और आम तौर पर जो खाने वाली मशरूम होती है, यानी जो खेती की जाने वाली होती है, ये सफेद बटन होती है और इसका वानस्पतिक नाम होता है एगेरिकस बाइपोरस और यह बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का कवक होता है। किस वर्ग का? बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का कवक है और इसमें बेसिडियोकार्प एक फ्रूटिंग संरचना होती है, या कह लीजिए कि फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होता है जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है और इसी में बीजाणुओं का निर्माण होता है या स्पोर्स का निर्माण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम, राइबोसोम। श्वसन क्रिया का स्थान क्या होता है ये बताना है। यह क्वेश्चन टीजीटी में 1999 में और 2010 में आया और उसके पहले पीजीटी 2004 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा सी, मीसोसोम होता है। बता दें, जीवाणु या बैक्टीरिया में श्वसन क्रिया मीसोसोम पर होती है। क्यों? क्योंकि मीसोसोम में इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए वहां पर श्वसन क्रिया होती है। और मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। जो मीसोसोम होता है ये कैसे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फैल जाता है तो उसे मीसोसोम कहा जाता है या वही मीसोसोम बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? म्यूकर, एस्परजिलस, पक्सिनिया, एल्ब्यूको। ये क्वेश्चन टीजीटी 2002 में और पीजीटी 2010 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा ए, विषम जालिकता सर्वप्रथम म्यूकर में ज्ञात हुई। जो म्यूकर कवक होता है इसमें ज्ञात हुई थी। आपको बता दें कि विषम जालिकता की खोज ब्लैक्सली नामक वैज्ञानिक ने, नाम क्या था इनका? ब्लैक्सली नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले म्यूकर मिसिडो नामक कवक में की थी। म्यूकर मिसिडो नामक कवक था, उसी में इन्होंने सबसे पहले विषम जालिकता की खोज की थी। और आपको बता दें कि कवकों में या फंजाई में आनुवांशिक रूप से भिन्न 2 सूत्र पाए जाते हैं और 2 सूत्र पाए जाने को ही विषम जालिकता कहा जाता है या हेट्रोथैलिज्म कहा जाता है और इसमें फ्यूजन 2 भिन्न सूत्रों के बीच ही होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया जाता है? प्रश्न क्या है? पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में कौन सा कवक उपयोगी पाया जाता है? टीजीटी 2003 में और पीजीटी में भी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, ट्राइकोडर्मा विरिडे। आप लोगों को बताते चलें कि ट्राइकोडर्मा विरिडे जो है ये मृदा में पाया जाने वाला कवक है, यानी मिट्टी में पाया जाता है और इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले जो पादप रोग होते हैं उसके जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है या बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एलिलोकेमिकल्स स्रावित करता है। इससे क्या स्रावित होता है? एलिलोकेमिकल्स। इसीलिए दूसरे कवकों के द्वारा जो पादप रोग हो जाते हैं उनके जैविक नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? इनमें से ऐसा कौन सा कवक है जो खाने के लिए उपयुक्त है? टीजीटी 1999 में आया और पीजीटी 2000 में आया यही प्रश्न। तो आंसर इसमें होगा सी, मॉर्केला एस्कुलेंटा। मॉर्केला एस्कुलेंटा जो है ये खाने के लिए उपयुक्त है। बताते चलें कि मार्केला एस्कुलेंटा एस्कोमाइसिटीज वर्ग का कवक है। एस्कोमाइसिटीज वर्ग का कवक है या फंजाई है। इसके एस्कोकार्प खाने योग्य होते हैं। जो एस्कोकार्पस होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। अब इसके अलावा अगर अन्य खाने योग्य कवक की बात की जाए तो मशरूम एगेरिकस है एवं अर्मेलेरिया वंश के जो कवक होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप सेल्स पाए जाते हैं
नास्टाक में, स्पायरोगाइरा में, ओडोगोनियम में, सारगासम में, कैप सेल्स किस में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में आया और पीजीटी में 2000 में, इसके बाद 2004 में पूछा गया कि कैप सेल्स पाए जाते हैं किस में? आंसर सही होगा इसका सी, ओडोगोनियम में कैप सेल्स पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जो ओडोगोनियम है ये तंतुवत होता है, धागे नुमा होता है और इसमें शाखाएं नहीं होती हैं। इसमें कुछ कोशिकाओं की बनी त्रियक पट्टी पाई जाती हैं और ये कोशिका विभाजन के बाद एक टोपी जैसी संरचना बनाती है। जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो टोपी जैसी संरचना बनाती है, उसे एपिकल कैप कहा जाता है। उस टोपी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? एपिकल कैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक अच्छे सूचक हैं। सैक किसके अच्छे सूचक हैं? जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, उपर्युक्त सभी। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? इसके पहले आपको बता दें कि सैक क्या है। तो सैक लाइकेन को कहा जाता है और ये किसके अच्छे सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। बता दें ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में और उसके पहले पीजीटी में 2000 में और 2003 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण के। बताते चलें कि सैक अथवा लाइकेन वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन के अच्छे सूचक होते हैं। ये प्रदूषित वातावरण में तेजी से नष्ट होते हैं। अगर वायु प्रदूषण हो गया है तो वहाँ पर ये तेजी से खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। यानी इस तरह से ये इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं कि वायु प्रदूषण हो गया है या एयर पोल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है लिटमस? शैवाल से, कवक से, लाइकेन से, काई से। किससे? पीजीटी 2000 में आया और टीजीटी में 2004 और फिर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, लाइकेन से लिटमस प्राप्त होते हैं। बता दें कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त लिटमस का स्रोत रोसेला वंश के लाइकेन से होता है। जो प्राकृतिक रूप से लिटमस प्राप्त होता है वो किससे? रोसेला वंश के लाइकेन से प्राप्त होता है। और लिटमस है क्या वास्तव में? तो एक रंजक होता है जिसका उपयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने के लिए सूचक के रूप में किया जाता है। यानी लिटमस का प्रयोग कहाँ करते हैं? रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने में सूचक या इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है गोलाकृति, अंडाकार, चपटी, बेलनाकृति। वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना कैसी होती है? टीजीटी 2013 में और उसके पहले पीजीटी 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना। तो आंसर होगा इसका पहला, गोलाकृति होती है, यानी गोल आकृति की होती है। बता दें कि जो वॉलवॉक्स है ये क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है। क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइसी वर्ग का एक कोलोनियल हरी शैवाल होती है। कोलोनियल एक हरी शैवाल है। इसकी कॉलोनी का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, गोल होता है और यह कॉलोनी बिल्कुल खोखली होती है जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। लगभग में मानकर चलिए कि 500 से 60,000 तक। और इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। कॉलोनी को क्या कहते हैं? सिनोबियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। यानी ऐसी कौन सी शैवाल है जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है? ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में और टीजीटी में उसके पहले 1999 में पूछा गया था कि प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। आंसर सही होगा इसमें डी, रूपायरुलिना। रूपायरुलिना प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। आपको बता दें कि ये एक नील हरी शैवाल है। जो रूपायरुलिना है ये एक नील हरी शैवाल होती है या ब्लू ग्रीन अलगी होती है। शॉर्ट कट में कहें तो BGA होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग में 55 से 68% तक होती है। कितनी? 55 से 68% तक होती है और इसमें खनिज तथा विटामिन भी पाए जाते हैं। इसका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी, लाल शैवाल। यानी अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत लाल शैवाल होता है, रेड एल्गी होता है। बता दें कि जो अगार अगार है ये एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड जो विभिन्न लाल शैवालों, जैसे कौन कौन से लाल शैवाल हैं, जिलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है आदि से प्राप्त किया जाता है। और आपको बता दें कि इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ठोस कारक के रूप में करते हैं। और जो लाल शैवाल होता है ये रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है। रोडोफाइसी बैट्रेकोस्पर्मम होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बैट्रेकोस्पर्मम क्या होता है ये बताना है। ये क्वेश्चन टीजीटी में 1999 में और पीजीटी में 2004 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा सी, लवण जलीय लाल शैवाल होता है बैट्रेकोस्पर्मम। आपको बताते चलें कि जो बैट्रेकोस्पर्मम है ये एक रेड एल्गी है जो ताजे जल में शिला के ऊपर या कह लीजिए कि पत्थर के ऊपर पाई जाती है। और इसमें फाइकोइरिथ्रिन पर्याप्त मात्रा में ना होने के कारण ये जो होता है बैंगनी या नीले हरे रंग का दिखाई देता है। और इसे सामान्य रूप से फ्रॉग स्पॉन्ज शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है। एक जलीय जाति कौन सी है ये बताना है। इसका आंसर सही होगा डी, रिक्सिया फाल्यूटेंस। रिक्सिया फाल्यूटेंस एक जलीय जाति होती है। आपको बता दें कि जो रिक्सिया फाल्यूटेंस है ये एक जलीय ब्रायोफाइट्स होता है। ब्रायोफाइट्स, और यह तालाबों में, झीलों में तैरते हुए पाई जाती है। जो तालाब होते हैं, पॉन्ड होते हैं, झीलें होती हैं, इनमें तैरते हुए पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलेटेड अंतस्थ त्वचा पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सेलेजिनेला में, इक्वेसिटम में, मार्सिलिया में, किसमें पाई जाती है। आंसर इसमें कौन सा सही होगा। आंसर सही होगा बी, सेलेजिनेला में ट्यूबरकुलेटेड अंतस्थ त्वचा पाई जाती है। आपको बताते चलें कि जो सेलेजिनेला है इसके स्तंभ के केंद्रीय भाग में, जो स्तंभ होता है, तना होता है, इसके केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कार्टेक्स के बीच एक विशेष प्रकार की अंतस्थ त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं अरीय रूप से दीर्घित होती हैं। इन्हें ही ट्यूबरकुली कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूबरकुली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक सर्प हैं। वानस्पतिक सर्प किसे कहा जाता है, तो इसमें आंसर सही होगा सी, टेरिडोफाइट्स को वानस्पतिक सर्प कहा जाता है। और अगर ब्रायोफाइट्स की बात की जाए तो ब्रायोफाइट्स वानस्पतिक उभयचर कहलाते हैं। टेरिडोफाइट्स वानस्पतिक सर्प, ब्रायोफाइट्स वानस्पतिक उभयचर कहलाते हैं। और वास्तविक रूप से जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये सर्वप्रथम स्थलीय पौधे हैं। जो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइट्स स्थलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में। किसकी पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है ये बताना है। तो आपको बता दें कि ट्रांसफ्यूजन ऊतक साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सही होगा डी, साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में। बता दें कि साइकस में ये ऊतक ट्रैकिड्स के बने होते हैं। ये जो साइकस में ऊतक पाए जाते हैं ये ट्रैकिड्स के बने होते हैं। अगर पाइनस की बात की जाए तो पाइनस में ट्रैकिड्स और पैरेन्काइमा दोनों के बने होते हैं। और इन ऊतकों का कार्य जो होता है जल और खनिजों का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा कुल बताना है कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा डी, एस्टरेसी। एस्टरेसी सबसे बड़ा कुल होता है। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी फैमिली है। कौन, एस्टरेसी। और इसे कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है। कंपोजिटी के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, एस्टरेसी के नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो एस्टरेसी यानी कंपोजिटी को ही कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल बीजांड काई बीजांड प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, विकसित बीजांडकाय प्रदर्शित करता है। विकसित बीजांडकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है। पाचन, उत्सर्जन, पेशी सक्रियता, ऊतकीय श्वसन। किस क्रिया का
उपापचयी जल उपोत्पाद होता है? आंसर सही होगा डी, ऊतकीय श्वसन का उपापचयी जल उपोत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी बताना है, तो इसका आंसर होगा डी, एसिटिल कोएंजाइम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? हुकवर्म, पिनवर्म, नाहरुआ अथवा गिनीवर्म, गोलकृमि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया और इसके बाद यही क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। बताना है साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? आंसर होगा सी, नाहरुआ अथवा गिनीवर्म द्वितीयक पोषक इसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्विलिंगी जंतु है? द्विलिंगी जंतु कौन है? जोंक, एस्केरिस, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। द्विलिंगी जंतु का नाम बताना है। तो द्विलिंगी ऐसे जंतु होते हैं जिनके एक ही शरीर में नर और मादा अंग पाए जाते हैं। तो इसमें से आंसर सही होगा जोंक अथवा लीच एक द्विलिंगी जंतु होता है, अर्थात उभयलिंगी होता है। सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं लार ग्रंथि से, पाचक ग्रंथि से, उत्सर्जन ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। सिल्क ग्रंथियां किससे रूपांतरित होती हैं? तो इसका आंसर सही होगा पहला, लार ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं? जो घोंघा होता है, जो पाइला होता है, इसके गतिशील शुक्राणु क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया और इसके बाद यही क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया। इसका आंसर होगा बी, यूपायरीन कहलाते हैं। यूपायरीन। बता दें कि घोंघे में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 2 तरीके के शुक्राणु बनते हैं, यूपायरीन और ऑलिगोपायरीन। जो यूपायरीन है ये छोटे छोटे होते हैं, धागे जैसे होते हैं और पूंछ होती है इसमें, और ये गतिशील होते हैं, निषेचन के योग्य भी होते हैं। लेकिन जो ऑलिगोपायरीन होते हैं ये बड़े होते हैं, तंतु जैसे होते हैं, पूंछ युक्त तो होते हैं, ये अगतिशील होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, इसमें गति नहीं होती है और ये निषेचन के योग्य भी नहीं होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में कौन सर्प जहरीला नहीं है? कौन सा सर्प ऐसा है जो जहरीला नहीं है? कोबरा, पाइथन, कैरट, वाइपर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर सही होगा बी, पाइथन सर्प जहरीला नहीं है। आपको बता दें कि धामिन, अजगर, दुमुही ये सब विषहीन होते हैं, इसलिए ये जहरीले नहीं होते हैं, यानी ये नॉन पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, यानी हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट्स। जो रीढ़ की हड्डी वाले जंतु होते हैं इनमें हृदय स्पंदन होता है, किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में और फिर यही क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, मांसपेशियों के द्वारा हृदय स्पंदन होता है। यानी जो कशेरुकी होते हैं इन्हें रीढ़ की हड्डी वाले भी जंतु कहा जाता है। इनके हृदय में जो पेस मेकर होता है ये स्वयं हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है और इसीलिए जो कशेरुकी होते हैं इनका हृदय पेशी जन्य होता है। हैंसन के नोड किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया से बनते हैं? जो हैंसन के नोड हैं ये किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं? आंसर सही होगा सी, पक्षी। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में आया, फिर यही क्वेश्चन घुमाकर टीजीटी में 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? कौन सी ऐसी भ्रूणीय झिल्ली है जो भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा ए, अपरा पोशिका। और अपरा पोशिका की गुहा मूत्राशय की तरह से कार्य करती है। यह भ्रूण के उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों और गैसों का नियमन करती है। तो आज के अंक में इतना ही। आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।